हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन की, तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे I will be able to start। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं, जिनके बार बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे मॉड्यूल 1 के चैप्टर 1 को रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलें स्टार्ट करें इन क्वेश्चंस को। सो ये है हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज फेमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स। जो फेमा का सेक्शन 2 है, उस सेक्शन के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग फॉरेन करेंसी है और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। All deposits, credits, balances payable in foreign currency. Any draft, traveler check, letter of credit, bill of exchange expressed or drawn in Indian currency and payable in foreign currency. Any instrument payable at the option of the drawee or holder thereof or any other party thereto, either in Indian currency or in foreign currency, or partly in one and partly in other currency. Instruments drawn in Indian rupees and payable in Indian rupees. तो ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूडेड है इसको लेकर के। तो इनके ऑप्शन आंसर देखें क्या क्या हैं। सो 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली, या 1 and 3 ओनली। तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? क्या आंसर बनता है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए व्हाट शैल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? देखिए, सभी को ध्यान से देखिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूडेड है, फॉरेन करेंसी में इंक्लूडेड है। ऑल डिपॉजिट्स, ऑल क्रेडिट एंड बैलेंसेज पेएबल इन फॉरेन करेंसी। सो अगर कुछ डिपॉजिट है, अगर कुछ बैलेंस है, अगर कुछ क्रेडिट हुआ है लेकिन वो पेएबल इन फॉरेन करेंसी है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज में आ जाएगा। दिस इज करेक्ट। एनी ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे इंडियन करेंसी में एक्सप्रेस किया हो और फॉरेन करेंसी में वो पेएबल हो, तो यस, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। सो जब वो इंडियन करेंसी में ड्रॉन हो, फॉरेन करेंसी में पेएबल हो, या फॉरेन करेंसी में ड्रॉन हो, फॉरेन करेंसी में पेएबल हो, तो ये भी बन जाएगा। एनी इंस्ट्रूमेंट पेएबल एट द ऑप्शन ऑफ द ड्रॉई और होल्डर देयर ऑफ पार्टी देयर टू, इधर इन इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी, और पार्टली इन वन करेंसी, पार्टली इन अदर करेंसी, तो ये भी बन जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इंडियन रुपीज एंड पेएबल इन इंडियन रुपीज, तो ये नहीं बनेगा, तो ये आउट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इंडियन करेंसी के हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन आंसर 1 2 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सचेंज रेट इज स्टेबल रेट, फिक्स्ड रेट, वोलेटाइल रेट, या डायनामिक रेट। जो एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज का एक्सचेंज रेट जो है, विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड, डिपेंडिंग अपॉन वेराइटी ऑफ फैक्टर्स, तो उस एक्सचेंज रेट को इनमें से हम क्या कहते हैं? तो देखिए कौन सा आंसर बनता है आपको। सो देखिए आपके हिसाब से ये कौन सा आंसर बनता है। सो विच आंसर यू फील इट इज? तो एक्सचेंज रेट जो है, तो यहाँ पे हम एक्सचेंज रेट, किसके एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं? हम एक्सचेंज रेट बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के रेट की।
तो क्या ये स्टेबल होता है? नो। क्या ये फिक्स्ड होता है? नो। क्या ये वोलेटाइल होता है? यस, होता तो है वोलेटाइल, लेकिन इससे बेटर टर्म आती है डायनामिक। सो डायनामिक मीन्स एवर चेंजिंग, बहुत क्विकली चेंजिंग जो है। तो वोलेटाइल, उसमें फ्लक्चुएशन के लेवल को डिफरेंट वे से देखते हैं, इसलिए वोलेटाइल आंसर नहीं आएगा। सो डायनामिक रेट है फॉरेन एक्सचेंज का, जो बहुत क्विकली डे टू डे, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड ये चेंज होता है, और चेंज कभी ज़्यादा होती है, कभी थोड़ी होती है, और उसके लिए वैरायटी ऑफ रीजंस होते हैं। फ्रेंड्स, हमारी YouTube के ऊपर फ्री डेली लाइव क्लासेस होती हैं, JIB के सभी पेपर्स के लिए, CIB के सभी पेपर्स के लिए, प्रमोशन एग्ज़ाम के सभी पेपर्स के लिए। इनमें हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी क्वेश्चन करते हैं, केस स्टडीज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने इन क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इन क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन करें और इनका बेनिफिट लें। सभी पेपर्स के लिए डेली बेसिस के ऊपर रेगुलरली, एंड दीज क्लासेस आर फ्री। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स कंप्राइज ऑफ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के लार्ज स्पेक्ट्रम, लार्ज सेगमेंट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इनमें क्या क्या इंक्लूडेड है? सो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर्स इंक्लूडेड हैं, आर्बिट्रेजियर्स इंक्लूडेड हैं, हेज फंड्स इंक्लूडेड हैं, पेंशन फंड्स इंक्लूडेड हैं, स्पेक्यूलेटर्स इंक्लूडेड हैं। हमने क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि इनमें करेक्ट कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 सभी, 1 2 3 4 ओनली, 1 3 4 5 ओनली, या 1 3 5 ओनली। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो फिर इसमें आंसर देने में डिफिकल्टी आपको नहीं लगेगी। यस, व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? चलिए देख लेते हैं क्या क्या आता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बैंक्स होते हैं, कॉरपोरेशंस होती हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर्स होते हैं। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर मान यानी वो इन्वेस्टर जो कंट्री ए से, कंट्री ए के हैं, वो कंट्री बी के अंदर पैसा लगाते हैं। आर्बिट्रेजर्स, आर्बिट्रेजर्स वो हैं जो एक फॉरेन करेंसी मार्केट से परचेजेस करके दूसरे फॉरेन करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। दोनों में रेट डिफरेंस होता है, रेट डिफरेंस का उनको बेनिफिट मिल जाता है, उनको हम कहते हैं आर्बिट्रेजर्स। देन हेज फंड्स हैं जो हेजिंग करते हैं, कवरिंग करते हैं रिस्क की। पेंशन फंड्स हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है, दे ऑल्सो मेक इन्वेस्टमेंट। देन स्पेक्यूलेटर्स हैं, वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि आगे जाके करेंसी में फ्लक्चुएशंस आएंगी और उन फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट लेने के लिए वो फॉरेन करेंसी परचेज या सेल करते हैं। तो ये सारे के सारे ही इंक्लूडेड हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर इसमें बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म इज ट्रू और फॉल्स? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के कुछ फीचर्स नीचे दिए हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है उनमें से ट्रू और फॉल्स कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। इट इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड मार्केट, देयर इज नो बाउंड्रीज, इट ऑपरेट्स राउंड द क्लॉक बिटवीन कंट्रीज इन डिफरेंट टाइम जोन्स इन विच वेरियस कंट्रीज आर लोकेटेड। अब हमारे ऑप्शन क्या क्या है? तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से हमने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है। सो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स। देन फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू। देन फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू। देन फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू। तो आपको ये
सारी की सारी स्टेटमेंट्स एक बार फिर से पढ़नी है और फिर बताना है यहाँ से हमारा कौन सा आंसर ऑप्शन बनेगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा क्या आंसर बनेगा? रीड ऑल स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली। सो सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें और फिर देखें हमारा आंसर क्या बनता है। Question number 4. What will be the answer for question number 4? तो चलिए देख लेते हैं इसके फीचर्स को। फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट मैकेनिज्म है ये कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड मार्केट है। यस, तो ये ज़रूरी नहीं कोई कि फिजिकल मार्केट हो, तो ये कम्युनिकेशन बेस्ड यानी ओवर फोन लाइंस ये मार्केट काम करता है। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। देर इज नो बाउंड्रीज, ये मार्केट की कोई बाउंड्रीज नहीं है क्योंकि ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री पॉसिबल है, तो इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं। इट ऑपरेट्स राउंड द क्लॉक बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट टाइम जोन्स। ये राउंड द क्लॉक वर्क करता है क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में इसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है ऑपरेट होने की। तो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट टाइम जोन्स में है क्योंकि वो डिफरेंट जगह के ऊपर लोकेटेड है, तो इसीलिए ये राउंड द क्लॉक काम करता है। तो इसको हम देखें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। अब चलते हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। जियोग्राफिकली द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एक्सटेंड फ्रॉम। अगर हम जियोग्राफिकली देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को तो वो एक्सटेंड करते हैं टोक्यो एंड सिडनी, हांगकांग, सिंगापुर, इंडिया, बहरीन, फ्रैंकफर्ट, लंदन, पेरिस। तो ये डिफरेंट सेंटर्स बताए गए हैं जियोग्राफिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के। हमने बताना है क्या ये सारे के सारे सेंटर्स हैं या इनमें से कुछ नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली या 1 and 3 ओनली। तो इनमें कौन कौन से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं जो एक्सटेंड होते हैं। सो ज्योग्राफिकली हमारे पास टोक्यो मार्केट इंपॉर्टेंट मार्केट है, सिडनी मार्केट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, टोक्यो जापान है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया है, हांगकांग इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर इंपॉर्टेंट है, देन इंडियन मार्केट है, उसके बाद बहरीन मार्केट है, फिर फ्रैंकफर्ट मार्केट है, फिर लंदन पेरिस मार्केट है। तो सबसे पहले इसमें टोक्यो एंड सिडनी मार्केट्स ओपन होते हैं, फिर हांगकांग एंड सिंगापुर, उसके बाद इंडिया एंड बहरीन, उसके बाद ये यूरोपियन मार्केट्स हैं, फिर लंदन के और पेरिस के मार्केट्स हैं, और उसके बाद फिर ये यूएस मार्केट्स आ जाते हैं। तो उस सीक्वेंस में ये मार्केट्स एक्सटेंड होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, यानी सारे के सारे ही ये मार्केट्स हैं। इफ वी व्यू द मार्केट्स एज इन टर्म्स ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, अगर हम ग्रीनविच मीन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम जीएमटी कहते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस केस में व्हेन एशियन मार्केट्स स्टार्ट देयर डे इट इज ऑलमोस्ट लंच टाइम फॉर इंडियन मार्केट्स, या अमेरिकन मार्केट्स स्टार्ट देयर डे इट इज ऑलमोस्ट लंच टाइम फॉर इंडियन मार्केट्स, लंदन एंड अदर मार्केट्स ओपन, यूरोपियन मार्केट्स स्टार्ट देयर इट इज ऑलमोस्ट लंच टाइम फॉर इंडियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट स्टार्ट देयर डे ऑलमोस्ट लंच टाइम इन इंडियन मार्केट। सो इंडियन मार्केट में जब लंच टाइम होता है तो उस समय इनमें से कौन से मार्केट्स ओपन होते हैं? दे स्टार्ट देयर डे, एशियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, लंदन एंड अदर यूरोपियन मार्केट्स या ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स। तो ये हमने क्वेश्चन का आंसर देना है। सो जब इंडियन मार्केट्स काफ़ी देर काम कर चुके होते हैं, उसमें लंच टाइम होता है ऑलमोस्ट, तब इनमें से कौन सी लोकेशन के मार्केट्स ओपन हो रहे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने प्रोवाइड करना है। तो जैसा ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं
फॉरेन करेंसी मार्केट राउंड द क्लॉक ओपन होते हैं और ये बेस्ड रहते हैं टाइम जोन के हिसाब से। और टाइम जोन में जो सेंट्रल पॉइंट माना जाता है वो जर्मन के अंदर माना जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। तो यहाँ पे जब इंडियन मार्केट में लंच टाइम होता है तब यूरोपियन मार्केट और लंदन मार्केट ओपन हो रहा होता है। तो दोनों में जो टाइम डिफरेंस है अबाउट 5 आवर्स का, तो उसके कारण तो दिस हैपन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर हमारा बन गया है सी। When Indian markets are about to close, which market is about to start its day? जब इंडियन मार्केट्स बंद होने वाले होते हैं तब वो कौन से मार्केट्स हैं जो उस समय ओपन हो रहे होते हैं? एशियन मार्केट्स, न्यूयॉर्क, यूरोपियन मार्केट्स या मिडल ईस्टर्न मार्केट्स? तो जब इंडियन मार्केट्स क्लोज हो रहे होते हैं तो फॉरेन करेंसी के, तो हमारे यहाँ अराउंड 5 o'clock मार्केट्स क्लोज होते हैं, तो उस समय इनमें से कौन सी मार्केट ओपन हो रही होती है? सो वंस अगेन ये कॉन्सेप्ट GMT के ऊपर ही बेस्ड है, ग्रीनविच मीन टाइम के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे जैसे हम जाते हैं वेस्ट को तो वो मार्केट्स हमारे बाद में खुलते हैं। तो यहाँ पे हम न्यूयॉर्क मार्केट की बात कर रहे हैं। तो जब हमारे मार्केट्स क्लोज हो रहे होते हैं तो एट दैट टाइम न्यूयॉर्क मार्केट यानी US का जो मार्केट है वो ओपन हो रहा होता है। लंदन और यूरोपियन मार्केट्स उस समय ओपन होते हैं जब हमारा लंच टाइम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा आंसर था। Which market operate for some time along the London and European markets? कौन सा वो मार्केट्स है जो ऑपरेट होता है कुछ समय के लिए लंदन और यूरोपियन मार्केट के साथ साथ? एशियन मार्केट है वो, यूरोपियन मार्केट है वो, न्यूयॉर्क मार्केट है या मिडल ईस्टर्न मार्केट है? तो इनमें से कौन सा वो मार्केट है जो कुछ देर के लिए साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं लंदन और यूरोपियन मार्केट्स के साथ? सो विच मार्केट्स डू ऑपरेट? तो ऑपरेट होने वाले ये मार्केट में न्यूयॉर्क मार्केट जो है ये दोनों साथ साथ ऑपरेट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा इंडियन मार्केट होता तो हम कह सकते थे कि इंडियन मार्केट भी ऑपरेट करता है लंदन एंड यूरोपियन के, लेकिन सारे एशियन मार्केट्स ऑपरेट नहीं करते हैं लंदन एंड यूरोपियन उसके साथ। इसीलिए हमारा आंसर बन जाएगा न्यूयॉर्क मार्केट। मैच द आइटम्स इन ग्रुप ए विद ग्रुप बी। ग्रुप ए की आइटम्स को ग्रुप बी के साथ हमने मैच करना है। तो यहां पे तो हमारे पास नहीं है तो हम उसको यहां पे लिख लेते हैं। मैच द आइटम्स इन ग्रुप ए विद आइटम्स इन ग्रुप बी। तो ये हमारे पास ग्रुप ए है और यहां पे हमारे पास ग्रुप बी है। हमने इन आइटम्स को मैच करना है इन आइटम्स के साथ। इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब भी हम आंसर करें तो इट इज़ बेटर कि जो लॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ें और क्विकली हम शॉर्ट स्टेटमेंट को मैच करते जाएं, सो दैट विल बी बेटर थिंग। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ग्रुप बी की आइटम को पढ़ना। मूविंग फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री यूजिंग एक्सचेंज मार्केट्स एज ए व्हीकल फॉर इन्वेस्टमेंट्स एज ऑल्सो hedging their इन्वेस्टमेंट इन वेरियस कंट्रीज एंड करेंसीज। तो इनमें से कौन सी वो संस्था है, सेंट्रल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जो मूव करते हैं फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री और उसके लिए वो यूज करते हैं एक्सचेंज मार्केट्स को इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी और हेजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे हम किन की बात करते हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन आंसर बनेगा। तो हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स की। तो दिस मीन हमारा नंबर 3 के लिए नंबर 1 आंसर है।
दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, मैनेजिंग देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यूजिंग फॉरेन करेंसी मार्केट्स टू रिड्यूस वोलेटिलिटी एंड देयरबाय स्मूदन आउट वैल्यू ऑफ देयर होम करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं उनको मैनेज करना और फॉरेन करेंसी मार्केट्स को वोलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करना और होम करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखवाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है? सेंट्रल बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कमर्शियल बैंक्स की? फ्रेंड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल बैंक्स की। तो ये आ गया हमारा नंबर 2। अब हमारा बचा सेकंड क्वेश्चन, तो ये ऑटोमेटिकली नंबर 3 बन जाएगा, लेकिन इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं बनता है कि नहीं। ऑफरिंग एक्सचेंज ऑफ करेंसी टू देयर बिग एंड रिटेल क्लाइंट्स, हेजिंग करना और इन्वेस्ट करने अपने एसेट्स को ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट ऑल्सो, यानी उनके एसेट्स को भी, स्पेकुलेशन भी समटाइम करना, एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स का बेनिफिट लेना। तो ये काम करते हैं कमर्शियल बैंक्स। यानी हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? 1 2 2 3 3 1। तो इसमें हमारा आंसर बनता है 1 2 2 3 एंड 3 1। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन गया। तो आई होप यहाँ तक जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं एवरीथिंग यू आर एबल टू फॉलो इजीली। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु यूजेज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स फॉर मूविंग फंड्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज and currencies for investment or trade transactions or even speculation in foreign currency markets? तो इनमें से वो कौन है? कॉरपोरेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या कौन है? गवर्नमेंट, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को यूज़ करते हैं फंड्स को मूव करने के लिए बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड रिलेटिंग टू डिफरेंट करेंसीज फॉर इन्वेस्टमेंट या ट्रेड ट्रांजेक्शन्स के लिए, और इवन वो स्पेकुलेशन भी करते हैं फॉरेन करेंसी मार्केट्स के अंदर। तो इनमें वो कौन है? कॉरपोरेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या गवर्नमेंट है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बनेगा? सो ट्राई टू लोकेट द आंसर। देखिए कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सो ये क्लास करने के बाद जो चैप्टर नंबर 1 है मॉड्यूल 1 के अंदर, तो वो काफ़ी हद तक हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। तो इसी तरह की हमारी क्लासेस जो दूसरे पेपर्स के लिए भी चलती हैं यूट्यूब के ऊपर फ्री, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आ गया यहाँ पे बात ट्रेड ट्रांजैक्शंस की, तो इनमें ट्रेड ट्रांजैक्शंस कौन करते हैं? सो ट्रेड ट्रांजैक्शन करते हैं कॉरपोरेशंस, बाकी कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं करता है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशन फंड्स को फॉरेन करेंसी के मूव करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर करंट कंट्री, एक करेंसी से दूसरी करेंसी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी, ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए और इवन स्पेकुलेशन पर्पस के लिए भी। इंडिविजुअल्स केवल यूज करते हैं रेमिटेंसेस के लिए, इसी प्रकार से गवर्नमेंट भी यूज़ करती हैं अपने लिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए, इन्वेस्टर्स भी यूज़ करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स यूजली ऑपरेट ग्लोबली फ्रॉम संडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे टू फ्राइडे। सो ग्लोबली जो फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट्स हैं आमतौर के ऊपर इनमें से किन दिनों ऑपरेट करते हैं? तो हमने टाइम रेंज बताना है, संडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे टू फ्राइडे। तो किन दिनों ये ऑपरेट होते हैं? जब हम बात करते हैं ग्लोबली, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स 5 डेज के लिए काम करते हैं, ग्लोबली 5 डेज के लिए। और ये डेज कौन से हैं? मंडे से लेके फ्राइडे है, तो ये इनके वर्किंग डेज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, एशियन मार्केट्स
यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स या मिडल ईस्टर्न मार्केट्स लाइक दुबई, which used to function on Saturday and Sunday with restrictions to cater to local needs and were closed on Friday, now function from Monday to Friday like other parts of the world. इनमें कौन से ऐसे मार्केट्स हैं वो पहले फंक्शन करते थे सैटरडे और संडे को भी, ताकि वो कैटर कर सकते थे लोकल नीड्स को, और वो फ्राइडे को क्लोज होते थे। लेकिन अब वो मंडे से फ्राइडे दूसरे मार्केट्स की तरह ओपन होते हैं। तो इनमें से वो कौन से मार्केट्स हैं? एशियन मार्केट्स हैं, यूरोपियन मार्केट्स हैं, अमेरिकन मार्केट्स हैं या मिडल ईस्टर्न मार्केट्स लाइक दुबई हैं। तो हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या बनता है। कौन से वो मार्केट्स हैं जो पहले फ्राइडे को क्लोज थे? फ्रेंड, ये मार्केट्स जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके ये मार्केट्स पहले फ्राइडे को क्लोज होते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से अब ये मार्केट्स मंडे टू फ्राइडे ओपन रहते हैं लाइक अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मार्केट्स हैं मिडल ईस्टर्न मार्केट्स जो नॉर्मली मुस्लिम कंट्रीज के मार्केट्स हैं, और इनमें दुबई भी इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, बल्क ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर ओवर द काउंटर मार्केट्स, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट्स, ट्रांसपेरेंट मार्केट्स या सेंट्रलाइज्ड मार्केट्स। ज्यादातर जो मार्केट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, इनमें से वो क्या है? इसका मीनिंग क्या होगा? दैट ट्रेड्स आर कंक्लूडेड थ्रू टेलीफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, यानी डीलिंग सिस्टम ऑफ वेरियस न्यूज एजेंसीज, बैंक्स, ब्रोकर्स और इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। तो जो ज़्यादातर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं, तो इनमें से वो कौन से मार्केट्स हैं और वो ऑपरेट कैसे होते हैं? ट्रेड्स होती हैं टेलीफोन के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के थ्रू। तो हमने बताना है वो OTC मार्केट्स हैं, वो डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट्स हैं, वो ट्रांसपेरेंट मार्केट्स हैं या सेंट्रलाइज्ड मार्केट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। यस, देखिए कौन सा आंसर करेक्ट बनता है। पूरी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। व्हाट इज द आंसर? फ्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज के जो मार्केट्स हैं वो नॉर्मली बिटवीन टू पार्टीज होती हैं, बिटवीन वन डीलर एंड अनदर डीलर। सो डीलर टू डीलर। सो जो डीलर टू डीलर मार्केट्स होते हैं जो एक्सचेंज के थ्रू वर्क नहीं करते, सो नॉर्मली फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट्स एक्सचेंज के थ्रू वर्क नहीं करते, वो 1 to 1 बेसिस के ऊपर काम करते हैं, डीलर टू डीलर। तो उनको हम कहते हैं OTC मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट। तो वो डीलर टू डीलर ये मार्केट ऑपरेट होते हैं, तो इनको हम कहते हैं ओवर द काउंटर। तो मोस्टली ट्रेड्स ओवर द काउंटर हैं, लेकिन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इनके एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होते हैं। तो बेसिक फीचर इनका है कि ये डीलर टू डीलर मार्केट है, जिसको हम कहते हैं OTC, ओवर द काउंटर मार्केट। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इफ फ्री लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, यूट्यूब के ऊपर ये जो फ्री क्लास आप इस समय ज्वाइन किए हुए हैं, क्या ये काफ़ी है एग्जाम को पास करने के लिए? फ्रेंड, आंसर इज नो, इट इज़ नॉट एनफ, लेकिन इट इज़ वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर आपका स्कोर कम रह जाता है, अगर आप बेसिक स्कोर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 40, 41, 45, 43, तो उस केस में ये क्लास आपको बहुत हेल्प करती है। लेकिन इन एनी केस ये सभी स्टूडेंट्स को क्लास हेल्प करती है। पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत होती है। फुल सिलेबस कवर करने के लिए अगर आप IIBF बुक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इन बुक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं
कि इन बुक्स में जो कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, तो उसको डिफ़िकल्ट लगता है उनको अंडरस्टैंड करने में। उनको बार बार पढ़ना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं, फिर बार बार पढ़ते हैं, और इसके चलते उनका बहुत सारा टाइम जो है कंज्यूम हो जाता है, और इन दोनों के चलते फिर वो फुल सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। इन बुक्स के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। इसी तरह से ही इन बुक्स में केस स्टडीज के क्वेश्चन आमतौर के ऊपर आपको नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो बहुत कहीं कहीं आपको मिलेंगे। तो इस सभी के चलते जो आपका फाइनल रिजल्ट फिर बनता है वो नेगेटिव में आ जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे इवन अभी भी जैसे जैसे हमारे सामने कोई क्वेश्चन आया है तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी हमने साथ में डिस्कस किया है। इन वीडियो लेसन में जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जाते हैं, सिंपल करके एक्सप्लेन किए जाते हैं, जिससे आप उनको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्योंकि आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बहुत देर तक याद भी रख पाते हैं, तो हमारा ये इश्यू भी सॉल्व हो जाता है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे अवेलेबल हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत सारे, जहां मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा केस स्टडीज का पैकेज है विद सॉल्यूशंस, तो वो आपकी केस स्टडीज की अच्छी प्रैक्टिस करवा देता है। इनके चलते आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है, और आपकी पॉसिबिलिटीज एग्जाम में मिनिमम स्कोर को क्वालिफाई करने की भी वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं। अगर इतना कुछ इतना सिस्टमेटिकली अवेलेबल है तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद इट। ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू, इसके कोर्स पेज में जाएं, वहाँ पे आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे, या हमारी ऐप के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐप के स्टोर सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे और इमीडिएटली आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स कैन ईजिली बी एक्सेस्ड एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी प्लेस ड्यू टू लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, हाई फीस, या इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी ऑन द मोबाइल फोन्स एंड डाउनलोडिंग द एप्स ऑफ द मार्केट प्लेयर्स। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं वो आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं। तो एनी टाइम एंड एनी प्लेस, और उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, हाई फीस है, या इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी मोबाइल फ़ोन के ऊपर है, तो या डाउनलोडिंग ऐप्स का हो जाता है मार्केट प्लेयर्स की। तो कौन सा इनके पीछे रीज़न है? तो इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 14 का। सो क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए? So what is the answer for question number 14? सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को आप किसी भी समय किसी भी प्लेस के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न है दो, या तो आप डाउनलोड कर लेते हैं मार्केट प्लेयर्स की एप्स को, तो उसके पीछे रीज़न है कि इंटरनेट आपको मोबाइल फ़ोन्स में अवेलेबल है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। एंड उसका जो फॉलोइंग है वो है डाउनलोडिंग ऑफ एप्स के कारण, तो आप इनको एक्सेस कर लेते हो किसी भी प्लेस के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, हमने आइडेंटिफाई करनी है ट्रू एंड फॉल्स। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 24 आवर मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, नो बैरियर्स, नो स्पेसिफिक लोकेशंस, मार्केट विच सपोर्ट्स लार्ज कैपिटल एंड ट्रेड फ्लोज, हाईली लिक्विड मार्केट है। ये हमारे ऑप्शंस हमारे पास हैं 1, ट्रू एंड फॉल्स हमने प्रोवाइड करने हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कौन कौन सा इसमें ट्रू है और कौन कौन सा इसमें फॉल्स फीचर है। ये क्वेश्चन रिलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेक्स मार्केट्स?
तो यस, कौन सा ऑप्शन बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और उनका आंसर प्रोवाइड करें। तो ये फीचर्स हैं कुछ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के, हमने आइडेंटिफाई करने कौन से फीचर्स हैं ये। तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो ये मार्केट 24 आवर्स का मार्केट है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, इट इज ट्रू, बिकॉज ये ग्लोबली काम करता है और टाइम जोन के बेसिस के ऊपर काम करता है। जब ईस्टर्न मार्केट्स में ऑस्ट्रेलियन मार्केट ओपन होता है तब यूएस मार्केट बिल्कुल क्लोज होता है। उसके बाद फिर एशियन मार्केट्स ओपन होते हैं, उसके बाद फिर यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं, उसके बाद फिर यूएस मार्केट ओपन होते हैं। तकरीबन 24 आवर्स ये मार्केट काम करता है। तो दिस स्टेटमेंट, सो इट इज ए ग्लोबल मार्केट विद नो बैरियर्स एंड नो स्पेसिफिक लोकेशन। यस, इस मार्केट की कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, ये कहीं भी काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। दिस इज ए मार्केट विच सपोर्ट्स लार्ज कैपिटल एंड ट्रेड फ्लोज। तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज का कैपिटल वो भी फ्लो करता है और ट्रेड जो है, व्यापार से रिलेटेड फ्लोज जो है फॉरेन करेंसी के, वो भी हैपन होते हैं। तो ये मार्केट उनको सपोर्ट करता है, तो ये भी करेक्ट है। हाईली लिक्विड मार्केट, यस, ये मार्केट बहुत ही लिक्विड मार्केट है, हाईली लिक्विड मार्केट है। इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये हाईली लिक्विड मार्केट है। यानी ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू स्टेटमेंट्स है। उसको अगर हम सामने रखते हैं तो फिर ऑप्शन सी, ऑल ट्रू, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द कोटेशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन, टाइप ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ द डे या मार्केट सेंटिमेंट ऑफ द फॉरेन करेंसी। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के अंदर जो कोटेशंस हैं, जो एक्सचेंज रेट्स हैं, कोटेशंस क्या होती हैं? एक्सचेंज रेट्स, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं डिफरेंट फॉरेन करेंसीज के लिए? साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, टाइप ऑफ डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, टाइम ऑफ द डे के ऊपर डिपेंड करते हैं, या मार्केट सेगमेंट के बेसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, या सभी के बेसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा आंसर क्या बनता है? जो एक्सचेंज कोटेशंस होंगी, जो एक्सचेंज रेट्स होंगी, वो एक्सचेंज रेट्स इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, तो आइडेंटिफाई करना है हमने किसके बेसिस के ऊपर ये होंगे कोटेशंस। सो कुछ कोटेशंस हमारे पास, ब्रॉडली कोटेशंस हमारे पास स्पॉट कोटेशंस होती हैं, हमारे पास फॉरवर्ड कोटेशंस होती हैं। सो स्पॉट के अंदर हमारे पास 3 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक जिनको हम कहते हैं सेम डे वाली, एक होती है नेक्स्ट डे वाली जिनको हम T+1 डे कहते हैं, एक होती है उससे अगले नेक्स्ट डेट सी को वो कहती हैं T+2 वर्किंग डेज। तो हमने बताना है ये जो फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि वो स्पॉट ट्रांजैक्शन है कि फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है। स्पॉट में डिलीवरी सेम डे वाली है, नेक्स्ट डे वाली है, या डे आफ्टर टुमारो की है। यानी टाइप ऑफ डिलीवरी कौन सी होगी इसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स डिपेंड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, द फॉरवर्ड रेट्स, स्पॉट रेट्स या ऑप्शंस being base quotes in the foreign exchange markets are more dynamic and are affected by varied reasons, a few of which are fundamental and whereas the others are technical। तो इनमें से हम किन ट्रांजैक्शन की बात यहाँ पे कर रहे हैं? जो बेसिक कोड्स हैं, जो बेस कोड्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के अंदर, और ये बहुत डायनामिक हैं, यानी बहुत क्विकली ये चेंज होती हैं, दे आर वेरी डायनामिक, और ये अफेक्ट होती हैं डिफरेंट रीजंस के कारण।
और इनमें से कुछ रीजंस फंडामेंटल रीजंस हैं और कुछ रीजन इनमें टेक्निकल रीजंस हैं। तो हमने बतानी है यहाँ पे हम किन कॉन्टेक्ट्स की या किन ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17? यस, सभी को इवेल्युएट करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड रेट्स होते हैं, स्पॉट रेट्स होते हैं, ऑप्शंस होती हैं। सो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स वो हैं जो एक्सचेंजेस के ऊपर सेल परचेज होते हैं। फॉरवर्ड रेट्स वो हैं जो फ्यूचर के रेट्स हैं। स्पॉट रेट्स वो हैं जो प्रेजेंट रेट्स हैं। तो यहाँ पे हमने नोट किया था कि स्पॉट रेट्स में क्या क्या आते हैं। तो एक तरफ फॉरवर्ड रेट्स हैं, एक तरफ हमारे पास स्पॉट रेट्स हैं। तो इनमें से बेस कोट्स स्पॉट में होती हैं, फॉरवर्ड में होती हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं या ऑप्शंस के अंदर होती हैं। तो ये हमने आंसर बताना है और वो बहुत डायनामिक भी होती हैं, बहुत क्विकली चेंज होती हैं, सेकंड टू सेकंड चेंज होती हैं वो। फ्रेंड्स, ये जो कोटेशंस हैं ये हैं स्पॉट रेट्स। सो जो स्पॉट रेट्स हैं वो बेस कोट्स होती हैं। इसके बेसिस के ऊपर ही हम फॉरवर्ड रेट्स को कैलकुलेट करते हैं। सो स्पॉट रेट को हम ले लेते हैं, फिर स्पॉट रेट में हम अगर प्रीमियम है तो उसको ऐड कर देते हैं, अगर डिस्काउंट है तो उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और वो रेट हमारा कैलकुलेट हो जाता है फॉरवर्ड रेट। तो इसलिए जो हम बेस रेट यूज करते हैं वो होता है हमारा स्पॉट रेट। तो बेस कोट स्पॉट रेट में होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और स्पॉट रेट बहुत ही रेगुलरली चेंज होते हैं, बहुत क्विकली चेंज होते हैं, बहुत डायनामिक हैं ये रेट। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द कॉजेज और इवेंट्स विच अफेक्ट बेसिक इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट्स आर पॉलिटिकल रीजंस फॉर एक्सचेंज रेट्स, टेक्निकल रीजंस फॉर एक्सचेंज रेट्स, फंडामेंटल रीजंस फॉर एक्सचेंज रेट्स या सेंटिमेंटल रीजंस फॉर एक्सचेंज रेट्स। सो वो कॉजेज, वो इवेंट्स जो बेसिक इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट की उनको अफेक्ट करते हैं, उनको हम इनमें से किस क्लास के रीजंस कहेंगे? पॉलिटिकल रीजंस, टेक्निकल रीजंस, फंडामेंटल रीजंस या सेंटिमेंटल रीजंस। क्वेश्चन नंबर 18, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए? यस, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 18, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। ऐसे रीजंस, ऐसे कॉजेज, ऐसे इवेंट्स जो बेसिक इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल। तो जब हम बात करते हैं बेसिक, बेसिक क्या होता है? बेसिक होता है फंडामेंटल। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर बन जाएगा। ऐसे कॉजेज या ऐसे इवेंट जो बेसिक इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी कंसर्न गवर्नमेंट को अफेक्ट करते हो तो वो बेसिक रीजन होते हैं एक्सचेंज रेट के। सो एक्सचेंज रेट चेंज होने के कुछ होते हैं फंडामेंटल रीजंस, कुछ होते हैं टेक्निकल रीजंस, कुछ होते हैं स्पेकुलेशन रीजंस। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल रीजंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, ये स्टेटमेंट्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को लेकर के हैं। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये स्टेटमेंट में हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। ए सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट लीड्स टू स्ट्रॉन्गर होम करेंसी while deficit weakens the same. A high economic growth leads to rise in production and exports and a rise in the value of home currency and vice versa.
एन कॉन्ट्राडिक्टरी फिजिकल पॉलिसी या एक कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी दैट इज लोअर टैक्सेस कैन लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, हमने देखना है इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट वन है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इनमें कौन सा हमारा आंसर बनता है। सो व्हाट इज आवर आंसर हियर, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनता है। तो हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। Which of the following statement is true or false? A surplus in balance of payment, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? पूरी दुनिया के से हमने लेना क्या है, रिसीवेबल हमारा क्या है पूरे वर्ल्ड से, और पूरी दुनिया को हमने पे क्या करना है। तो इन दोनों का जो बैलेंस बचता है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर सरप्लस हो यानी हमारे रिसीवेबल अगर ज़्यादा हो तो उस केस में हमारी होम करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। लेकिन अगर इसमें डेफिसिट हो यानी अगर उसमें पेएबल ज़्यादा हो तो वो डेफिसिट बन जाएगा, तो उससे हमारी होम करेंसी वीकन हो जाती है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है एकदम। तो जिन कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होता है वहाँ की करेंसी स्ट्रॉन्गर होती है, जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता है वहाँ की करेंसी की वैल्यू वीक होती है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू राइज इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स एंड राइज इन द वैल्यू ऑफ होम करेंसी एंड वाइस वर्सा। अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हाई हो तो उसके चलते प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, उसके चलते एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज होते हैं, और जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो इम्प्रूव करती है। और जब ये ग्रोथ रेट कम होते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स कम रहते हैं, तो हमारी होम करेंसी भी वीक हो जाती है। तो जब ये स्ट्रांग होंगे तो हमारी वैल्यू करेंसी की राइज करेगी। तो दिस मीन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तीसरा, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी में एक होते हैं टैक्स, एक होते हैं स्पेंडिंग। तो जो कॉन्ट्रैक्शनरी है, कॉन्ट्रैक्शनरी के अपोजिट होती है हमारी एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी मीन्स जब गवर्नमेंट टैक्स कम लेगी स्पेंडिंग ज़्यादा करेगी, और कॉन्ट्रैक्शनरी होती है जब गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लेती है अपनी स्पेंडिंग कम लेती है। तो जो टैक्स को लोअर करना है जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी नहीं होती, वो होती है हमारी एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट नहीं बनता है, तो हम ढूंढेंगे 1 और 2 वाली स्टेटमेंट। तो 1 और 2 में हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए इट इज आंसर सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। लो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स, हाई डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स, वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट्स, stable domestic interest rates tend to attract overseas capital due to which currency depreciates in the short period, appreciates in the short period, fluctuates in the short period या remains constant in the short term। यस, इन स्टेटमेंट्स को दोबारा से देखें। सो लो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट टेंड टू अट्रैक्ट ओवरसीज कैपिटल या हाई डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट टेंड टू अट्रैक्ट ओवरसीज कैपिटल। अगर ओवरसीज कैपिटल हमने अट्रैक्ट करनी है तो हमारे इंटरेस्ट रेट लो होने चाहिए या हाई होने चाहिए या वोलेटाइल होने चाहिए या स्टेबल होने चाहिए। अगर ओवरसीज कैपिटल हमने अट्रैक्ट करनी है यानी बाहर वाले हमारे पास पैसा आके लगाएं तो हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हाई होने चाहिए। और जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज फ्लो करेगा तो उस केस में हमारे पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी या हम कह सकते हैं डॉलर्स ज़्यादा आ जाएंगे। तो डॉलर जब ज़्यादा आएंगे इनकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी यानी डॉलर का जो रेट है वो लो हो जाएगा और इंडियन करेंसी उसके मुकाबले में
उसकी जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट कर जाएगी। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? ये हैपन होगा शॉर्ट पीरियड के अंदर। तो शॉर्ट पीरियड में अगर हमारे इंटरेस्ट रेट हाई हैं डोमेस्टिक, तो हम इनवाइट कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी या ओवरसीज कैपिटल, जिसके चलते शॉर्ट रन के अंदर हमारी करेंसी एप्रिशिएट करेगी, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट ही करेगी। इन द लॉन्गर टर्म द हायर इंटरेस्ट रेट स्पीड अप द इकोनॉमी डाउन, स्लो द इकोनॉमी डाउन, स्टेबलाइज द इकोनॉमी या बूस्ट द इकोनॉमी, देयर बाई strengthening the home currency, weakening the home currency, fluctuating the home currency या stabilizing the home currency। सो लॉन्ग टर्म में क्या होता है? सो शॉर्ट टर्म ने जो कुछ हमने ऊपर देखा, तो लॉन्ग टर्म में इसके चलते हुए अपोजिट होता है। तो इन द लॉन्ग टर्म हाई इंटरेस्ट रेट जो हैं वो इकोनॉमी को स्लो कर देते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए। जब लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, हमारे इंटरेस्ट रेट जब हाई होंगे तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगी, तो इकोनॉमी को वो स्लो डाउन कर देंगे। और इकोनॉमी जब स्लो डाउन होती है तो हमारी करेंसी के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होता है? हमारी करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट होता है कि हमारी करेंसी वीकन हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है कंपेयर टू फॉरेन करेंसीज। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Government controls can lead to stable value of the currency resulting in gradual movement in the exchange rate, या government controls can lead to realistic value of the foreign currency, government controls can lead to unrealistic value of the foreign currency, या government controls lead to fixed value of foreign currency resulting in gradual movement in exchange rate, मॉडरेट मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट्स, वायलेंट मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट्स या स्टैग्नेंट मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट्स। तो कौन सा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए? तो यहाँ पे दो सिचुएशन दे रखी हैं। गवर्नमेंट के अगर कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स के कारण फॉरेन एक्सचेंज की जो वैल्यू है, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? जब रेट को कंट्रोल कर देती है गवर्नमेंट, तो दिस मीन हमारी करेंसी का जो रेट है वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा? हमारी एक्सचेंज रेट में जो वायलेंट मूवमेंट्स होंगी। तो जैसे ही ओपन अप किया जाएगा तो देयर विल बी वायलेंट मूवमेंट्स। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। Capital normally tends to move from higher yielding to lower yielding currencies, results in movement in exchange rates. Capital normally tends to move from developing to developed yielding currencies. Capital normally tends to move from stable yielding to volatile yielding currencies. या capital normally moves from low yielding to higher yielding currencies resulting in movement in exchange rates। तो जो कैपिटल है, सो कैपिटल मीन्स फॉरेन करेंसी जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करती है। जो इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन करेंसी के, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा ले जाते हैं। उसके पीछे क्या काम कर रहा होता है? लोअर यील्डिंग से ये हाई यील्डिंग में जाएगा, या डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज में जाएगा, या स्टेबल से वोलेटाइल में जाएगा, या लोअर से हायर में जाएगा। सो वो कंट्री जिनमें लो यील्ड है, वहां की जो फॉरेन करेंसी है, वहां की जो कैपिटल है, वो मूव करती है हाई यील्डिंग कंट्रीज के अंदर। जैसे यूएसए की कैपिटल इंडिया में आती है, यूएसए में इंटरेस्ट रेट इंडिया के कंपैरिजन में लोअर हैं, तो लो यील्डिंग से ये आती है हाई यील्डिंग में, क्योंकि इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव होता है कि वो अपने कंट्री में पैसा लगाएंगे तो उनको लो यील्ड मिलेगा,
और अगर वो किसी दूसरे कंट्री में पैसा लगाएंगे जहां इंटरेस्ट रेट हाई हो, जहां यील्ड हाई हो, तो फिर उनको बेनिफिट रहेगा। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा इसमें डी। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, सो सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो, तो वहीं सूटेबली हम उसको आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हैं। आज के सेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। आई एम श्योर इसका बहुत बेनिफिट आपको होगा। अब आपको बेनिफिट हो रहा है तो फिर इस सेशन को लाइक कर देना। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब इस सेशन को, इस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करता है अपने लेवल के ऊपर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब आप लाइक करते हैं किसी सेशन को तो आप और स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं, तो इसको लाइक कर दीजिए। पर्सनल तौर के ऊपर आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे बहुत सारे लेसन्स आप मिस कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई लेसन मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो भी बेल आइकन के साथ। अगर आपने केवल सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन पुश नहीं किया है तो बेल आइकन को साथ में पुश कर देना ताकि हमारे नोटिफिकेशन तुरंत आपको अवेलेबल होते रहेंगे। तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। In an expectation of depreciation of home currency or devaluation of home currency, speculators will buy the base currency, sell the base currency, hold the base currency या hedge the base currency। तो अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन हो स्पेक्यूलेटर्स को कि जो होम करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होने जा रही है या उसकी वैल्यू डिवैल्यू होने जा रही है, तो स्पेकुलेटर्स क्या करेंगे? वो बेस करेंसी को बाय करेंगे, सेल करेंगे, होल्ड करेंगे या वो हेज करेंगे। सो व्हाट विल दे डू? तो बेस करेंसी को वो क्या करेंगे? बाय करेंगे, सेल करेंगे, होल्ड करेंगे या हेज करेंगे। सो क्या करेंगे वो बेस करेंसी का? तो वो बेस करेंसी को बाय करेंगे। सो दे विल बाय द बेस करेंसी। तो अगर उनको लगता है इसकी वैल्यू डाउन जा रही है तो दूसरी करेंसीज को परचेज कर लेंगे और फिर जब होम करेंसी वैल्यू डाउन हो जाएगी तो उस समय उस करेंसी को, जो बेस करेंसी उन्होंने परचेज की थी फॉरेन करेंसी, उसको वो बेच के प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। What is पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ स्पेक्यूलेटिव डील्स इफ इट डज नॉट लीड टू ए कंटेजियस इफेक्ट? जो स्पेक्यूलेटिव डील्स हैं, सो स्पेक्यूलेटिव डील्स क्या होती हैं? जो प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से डील्स की जाती हैं, तो वो नॉर्मल डील्स नहीं होती हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए होती हैं। जैसे उसका एग्जांपल यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। तो इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर ये डील्स कंटेजियस इफेक्ट को लीड ना करे? सो कंटेजियस होता है एक लगातार कॉन्टिन्यूसली होने वाला, स्प्रेडिंग ओवर मैनी अदर्स। तो व्हाट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ स्पेक्यूलेटिव डील्स? इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी आएगी, मार्केट मैनिपुलेट होंगे, लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट होगा, डेप्थ लिक्विडिटी और कुशन मार्केट को अवेलेबल होगा। तो हमने बताना है उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस का। सो व्हाट शैल बी पॉजिटिव इम्पैक्ट? इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी, ये नेगेटिव है। मार्केट मैनिपुलेशन, ये भी नेगेटिव है। लिक्विडिटी का क्राइसिस तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, लेकिन ये पॉजिटिव है। तो स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस के कारण मार्केट की जो डेप्थ है वो बढ़ती है, मार्केट में लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होती है, मार्केट को कुशन अवेलेबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए हमारा आंसर बन जाएगा डी। Who acts as middleman between other participants in the foreign exchange market? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के अंदर दूसरे पार्टिसिपेंट्स के लिए मिडलमैन यानी इंटरमीडियरी का काम कौन करता है? ये हैं बैंक्स, ये हैं कॉरपोरेशंस, ये हैं स्टॉक एक्सचेंजेस
ये हैं फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स। तो इनमें हम मिडल मैन किसको क्लासीफाई करेंगे? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड कर लें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। सो ये बैंक्स होंगे, ये कॉरपोरेशंस होंगी, ये एक्सचेंजेस होंगी, ये फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स होंगे। तो कौन है जो मिडल मैन का काम करता है, इंटरमीडियरी का काम करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर? फ्रेंड, ये हैं फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स। फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स मिडल मैन का काम करते हैं और उसके लिए ये अपना कमीशन लेते हैं। तो दे अर्न कमीशन ऑन दोज ट्रांजैक्शन जिनको ये फैसिलिटेट करवाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। इस सेशन में हमने 26 जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये केवल 26 नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो 2-2, 3-3, 4-4 ऑप्शंस वाले थे, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। हमारी इसी प्रकार की क्लासेस रेगुलरली हम कंडक्ट करते हैं अपने चैनल के ऊपर, CIB और GIB दोनों के लिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक यूज़ करना शुरू नहीं किया है तो उसको इमीडिएटली आप इन क्लासेस को एंजॉय करें, इनका बेनिफिट लें। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।